प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है जो पहला पेपर है उसके अंदर अथॉरिटी अर्थात सत्ता। प्राय हम सत्ता, बल और शक्ति तीनों शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो लगभग पर्यायवाची शब्दों में करते हैं और सत्ता को ही शक्ति, शक्ति को ही सत्ता, सत्ता को ही बल इस प्रकार स्वीकार करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सत्ता, शक्ति, बल तीनों ही अलग अलग शब्द हैं। तो आज का अपना विषय है सत्ता किसे कहा जाना चाहिए या सत्ता राजनीति में क्या होती है। सत्ता को अंग्रेजी भाषा में अथॉरिटी कहा जाता है और अथॉरिटी के लिए हम शब्द यूज करते हैं वो है सत्ता अर्थात वैधानिकता, आधार पर शक्ति का वैधानिक आधार। जो शासन व्यवस्था होती है उसका प्रमुख कार्य निर्णय लेने होता है और जब निर्णय लिया जाता है तो समस्या उत्पन्न होती है उस निर्णय को क्रियान्वित करने की। और निर्णय को जब क्रियान्वित किया जाता है तो हमारे सामने निर्णय को क्रियान्वित करने के दो रास्ते लागू होते हैं। एक तो उस निर्णय को बलपूर्वक लागू करवा दें और या फिर सर्वसहमति से, रजामंदी से उसको लागू करवाएं। तो सत्ता का रास्ता क्या है कि सहमति के आधार पर निर्णय को लागू करवाया जाए। जहां इस शब्द के शाब्दिक उत्पत्ति का प्रश्न है, सत्ता अंग्रेजी भाषा के शब्द अथॉरिटी का हिंदी रूपांतरण है। अथॉरिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एक्टोराइज से बना है, जिसका तात्पर्य है सहमति या स्वीकृति या बढ़ावा देना। इसका जो पुराना इतिहास है वो रोमन सीनेट के साथ जुड़ा हुआ है। उस समय सीनेट को दी गई शक्ति को ही सत्ता कहा जाता था। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में सत्ता की अवधारणा एक नवीन और आधुनिक धारणा है, परंतु इस धारणा की जो जड़ें हैं कोई नवीन नहीं है, काफ़ी प्राचीन है। प्राचीन विचारक प्लेटो के ग्रंथ ओपोलॉजी और क्रेटो में सत्ता का वर्णन मिलता है। वहीं सुकरात ने भी ये स्वीकार किया कि न्यायाधीशों को उसे मृत्युदंड देने का वैध अधिकार प्राप्त है। इसलिए सुकरात का ये कर्तव्य है कि वे अपने आदेशों को, जो जजों के आदेश हैं उनके आदेश को माने। यानी सुकरात स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि जो न्यायाधीश हैं वे वैधानिक अधिकार रखते हैं और वैधानिक अधिकारी होने के साथ ही उनका यह दायित्व है कि उनके आदेशों को मेरे को मानना पड़ेगा। मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके आदेशों को मानूं। सुकरात के पश्चात सुकरात के शिष्य प्लेटो ने भी सत्ता को एपोलॉजी और क्रेटो में वर्णित किया। फिर प्लेटो के बाद प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने भी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया और उन्होंने माना कि सत्ता का वास कितने व्यक्तियों में रहेगा उसी आधार पर अरस्तु ने जो शासन व्यवस्था होती है उसमें वर्गीकरण किया। अरस्तु के पश्चात रोमन साम्राज्य के युग में सत्ता का स्पष्ट अस्तित्व स्वीकार किया गया और जो रोमन साम्राज्य था वो राजनीतिक शक्ति को ही सत्ता के रूप में जानते थे। जहाँ तक मध्यकाल का प्रश्न है, मध्यकाल में संत अगस्टाइन, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो के चिंतन में सत्ता का स्पष्ट उल्लेख है और साथ ही ये भी बताते हैं कि सत्ता का निवास कहाँ है।
आधुनिक युग में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन में सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट परिभाषित किया। अब अपन देखते हैं कि सत्ता को विद्वानों ने अपनी भाषा में या अपनी शैली में या अपनी परिभाषा में किस प्रकार से वर्णित किया है। तो अत्यंत प्राचीन काल से संसार में सत्ता का अस्तित्व रहा है। परिवार में पिता की सत्ता, मंदिर में धर्मगुरु की सत्ता, विद्यालय में शिक्षक की सत्ता और राज्य में राजा की सत्ता होती है। विद्वान लेस्ली लिप्सन के शब्दों में औचित्यपूर्णता के वस्त्रों में लिपटी हुई शक्ति का नाम ही सत्ता है। रॉबर्ट डाहल मानते हैं कि वैध शक्ति का नाम ही सत्ता है। मिशेल ने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में कहा कि किसी समूह पर प्रभुत्व जमाने की जो क्षमता है उसी का नाम सत्ता है। इन सभी परिभाषाओं की शब्दावली अलग अलग होते हुए भी सभी एक बात में समान है, वह है औचित्यपूर्णता का तत्व अर्थात वैधता, लेजिस्टिमेसी का तत्व। जब शक्ति वैध हो, उसका संविधान अथवा कानून के द्वारा निर्धारण कर दिया गया हो, तो वह सत्ता बन जाती है। तो इस आधार पर हम सत्ता के कुछ लक्षण या विशेषताओं की बात कह सकते हैं। वो यह है कि पहली बात तो यह है कि सत्ता औचित्यपूर्ण होती है, इसका आधार संविधान या कानून होता है। दूसरी बात, सहमति सत्ता का आधार है और सहमति जो है वो विवेक सहमति होती है, स्वैच्छिक होती है, पार्श्विक बल की सहमति नहीं होती है। वहीं सत्ता एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरती है, इसलिए सत्ता की प्रक्रिया जो सोपान होता है, हायरार्की होती है, वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है और इसके साथ ही सत्ता जो होती है वो सुनिश्चित और सुनिर्धारित होती है। यानी क्या है, किसको है, ये स्पष्ट सत्ता में उल्लेख होता है। लेकिन इसके साथ सत्ता में दंड की शक्ति भी नियत होती है। सत्ता सहमति पर आधारित होती है, तथापि सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का उल्लंघन करने पर उसकी दंड की व्यवस्था भी उसमें रहती है। उपयुक्त सभी तत्व सत्ता के आवश्यक तत्व है और सत्ता इन सब से सुशोभित रहती है। सत्ता का ये आधार है संक्षिप्त में औचित्यपूर्णता, आपसी सहमति, पद सोपान, सुनिर्धारितता और सुनिश्चितता। इसके साथ साथ दंडात्मक व्यवस्था का डर, ये सभी जो तत्व है वो सत्ता के अंतर्गत पाए जाते हैं। जहाँ तक सत्ता की विचारधारा या प्रकृति का प्रश्न है, तो सत्ता औपचारिक भी हो सकती है और सत्ता स्वीकृत सत्ता भी होती है। इसके साथ जो क्षमता होती है वो जिस सत्ता का सिद्धांत है, तो मोटे रूप से सत्ता के 3 सिद्धांत हुए: औपचारिक सत्ता, स्वीकृत सत्ता और तीसरी क्षमता की सत्ता। औपचारिक सत्ता के सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है। और स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार सत्ता के आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। और क्षमता या कैपेसिटी की जो सत्ता है या विचारधारा है, उसके अनुसार स्वयंमेव नेतृत्व की बागडोर संभालना, चाहे औपचारिक शक्ति आपके पास नहीं है, इसको कैपेसिटी की लेजिस्टिमेसी कह सकते हैं या क्षमता कह सकते हैं। अब इस बात पर देखा जाए तो सत्ता का आधार क्या है। सत्ता विद्वान साइमन के मत अनुसार जो उसके पालन के जो आधार है वो विश्वास है, एकरूपता है, दबाव है, वैधानिकता है। वहीं सत्ता की भी अपनी लिमिट है
इसके अंदर सीमाएं हैं जिसमें प्राकृतिक सीमा कही जा सकती है, नैतिक धार्मिक सीमा कही जा सकती है, संस्कृति की सीमा कहा जा सकता है, संविधान के नियम और उपनियम उसकी सीमा है, आर्थिक सीमाएं हैं, तकनीकी सीमाएं हैं, अधीनस्थों की क्षमताएं हैं और अंत में अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में जनविश्वास है और उसके माध्यम से जो शासन व्यवस्था द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय सहज में लागू करवाए जा सकें, सहज स्वीकृति से लागू हो, यही सत्ता है।